आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और ये हफ्ता थोड़े थिन वॉल्यूम्स के नाम ही रहेगा, फिर चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर ओवरसीज मार्केट ही क्यों ना हो। और आज तो काफी मार्केट्स हैं जो कि बंद होंगे या फिर जल्दी क्लोज होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कल मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। कल हमने फर्स्ट हाफ में स्पेशली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए देखी और उसके बाद हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा। सेंसेक्स 450 पॉइंट गिर कर बंद हुआ, निफ्टी 23,650 के आसपास बंद हुआ। दरअसल एफआईज के लगातार आउटफ्लोज, सेंटिमेंट्स वीक और साथ ही जो करेंसी मार्केट में उथल पुथल बनी हुई है, जो रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है, ग्लोबल क्यूज जो कमजोर रहे हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कल मार्केट पर प्रेशर डाला था और शायद यही फैक्टर्स आज भी रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कल के बाजार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस गिरावट के साथ ही बंद हुए। लॉसेस को लीड कर रहे थे निफ्टी ऑटो और साथ ही निफ्टी बैंक, जहां पर 2% के आसपास के लॉसेस हमने आते हुए देखे। इसके अलावा एनर्जी, इंफ्रा, आईटी में भी गिरावट ही कल के सत्र में हमने आते हुए देखी। फार्मा और आईटी ये दो ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर थोड़े ग्रीन शूट्स हम कल के बाजार में देख रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो ये सबड्यूड सेंटिमेंट है ये इस पूरे हफ्ते बने रहते हैं या फिर कुछ रिलीफ एज वी मूव इनटू न्यू ईयर मार्केट्स में देखने को मिलेगी। एक चीज और, एफआईज जो है वो लगातार दिसंबर में हमने देखा था कि एफआईज की तरफ से शुरुआत में बाइंग हुई थी, लेकिन पिछले 10 सेशंस ऐसे रहे हैं जब एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हुई और पिछले 10 सत्रों में एफआईज लगभग 24,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। और अगर हम कल की इन पर्टिकुलर बात करें तो 1893 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने कैश मार्केट में की है। डीआईज ने हालांकि 2174 करोड़ की बाइंग कल के मार्केट में की है। तो ये तो एक कल का पूरा लेखा जोखा हुआ, लेकिन आज के लिए संकेत क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं, किस तरीके के संकेत वहां से मिल रहे हैं। यूएस मार्केट में भी हमने बिकवाली देखी। डाउ जोन्स, नेस्डैक, एसएनपी 500 तीनों में ही 1-1% के आसपास के लॉसेज के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहां भी हमने 7.4 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप आते हुए देखा। 4.54% के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। अगर एशियन और यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें कल के बाजार में तो वो भी कमजोर ही रहे थे। ये देखिए यूएस मार्केट की क्लोजिंग है आपकी स्क्रीन पर। अब फटाफट से देख लेते हैं कि आज कौन से मार्केट खुले हैं और आज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। एक बार ये जो मार्केट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये वो बाजार हैं जो आज के सेशन में बंद रहेंगे। कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो कि जल्दी क्लोज भी होंगे, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, यूके और फ्रांस। तो आप मान के चलें कि आज एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट से कोई क्यूज हम नहीं ले पाएंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। यूएस मार्केट्स ऑलरेडी हमें क्यूज मिल रहे हैं जो कि कमजोर क्लोजिंग के रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको गिफ्ट निफ्टी और रुपए का लेवल और उसके बाद साल 2024 की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आएंगे। फटाफट से देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, जो कि एक वीक ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 160 पॉइंट्स की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, यानी 0.25% के आसपास का ड्रॉप हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं इस समय। तो ओवरऑल तो संकेत आज की शुरुआत से पहले थोड़े कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग के लिए। अब देखना होगा, वीरू आगे हमारे साथ जब मौजूद रहेंगे तो उनसे समझेंगे कि टेक्निकल सेटअप, डेरिवेटिव सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है, कहां पर सपोर्ट इंडाइसिस पर हम आगे जाते हुए देखेंगे। और हुरमाज एज यूजुअल हमारे साथ बने हुए हैं ग्लोबल क्यूज के साथ, और कंचन हमें बताएंगी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रह सकते हैं। लेकिन फटाफट से पहले आपको दिखाते हैं 2024 की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स, किस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स की रही है साल 2024 में। एक एक करके दिखाते हैं आपको रिटर्न्स किस तरीके से आते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी वॉलेटिलिटी दिखी हमें इस साल भी मार्केट में, लेकिन जो रिटर्न रहे वो पॉजिटिव रहे। 8.81% के रिटर्न्स हमने निफ्टी की तरफ से आते हुए देखे। बैंक निफ्टी की तरफ से 5.5% के रिटर्न रहे। सेंसेक्स 8.5% रहा। मिड कैप्स आप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने परेशान भी किया। जोरदार तेजी के बाद हमने ड्रॉप्स भी आते हुए देखे, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, लॉसेस भी आते हुए देख, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल रिटर्न्स रहे वो एक आउट परफॉर्मेंस वाले रहे। मिड कैप इंडेक्स की तरफ से लगभग 24% के रिटर्न्स आते हुए दिखे इस साल, और स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ से 23% के रिटर्न्स इस साल आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट हाई लोज भी आपके सामने फटाफट से दिखाते हैं। निफ्टी में कहाँ लगते हुए दिखाई दिए 2024 में, तो 52 वीक हाइज 27 सितंबर को लगे थे जो कि 26,277 के थे। 24 जनवरी को हमने, यानी ये जो साल है इसकी शुरुआत में दिखे थे वो थे 21,137 के, और 30 दिसंबर तक जो रिटर्न रहा वो 8.8% के आसपास के साथ 23,644 के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो ये था एक क्विक रिकैप, और अब देखना होगा कि 2025 कैसा रह सकता है। हालांकि तमाम जो क्यूज हैं, जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वो यही मानते हैं कि मॉडरेट रिटर्न्स रहेंगे और एक वॉलेटाइल ईयर 2025 रह सकता है। लेकिन जनवरी पर अगर फोकस करें तो काफी एक्शन एक्सपेक्टेड है डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पर। तो जनवरी
में किस तरीके के मूव्स रहेंगे उसको क्लोजली मार्केट्स वॉच करेंगे। लेकिन चलिए अब समझते हैं किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। पहले चलते हैं होरमास के पास। होरमास बताइए, ग्लोबल क्यूज, यूएस मार्केट्स की तो कमजोर क्लोजिंग रही, क्या क्यूज है ओवरऑल? गुड मॉर्निंग दीपाली। और सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर जो फ्लैशेस चल रहे हैं वो बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो चीन की निकल कर आई है वो 50.1 का आंकड़ा आया है। तो 50 के ऊपर की अगर रीडिंग होती है तो कहा जाता है कि इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में है। और कॉम्पोजिट पीएमआई जो आई है वो 52.2 का आंकड़ा निकल कर आया है। तो कोई ख़ास ऐसी बड़ी डेटा पॉइंट नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल स्टेटस को जिसे आप कहते हैं, ना एक्सपेंशन में है ना कॉन्ट्रैक्शन में है, बिल्कुल बराबरी की पीएमआई का डेटा निकल कर आया है चीन से। दिसंबर का ये बड़ा डेटा जो आज आया है आपकी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। बाज़ारों में इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर एशियाई बाज़ार आज बंद है जैसे कि आपने कहा। और इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो हमें अगले हफ्ते देखने मिलेगा। और 50.3 का अनुमान था, तो अनुमान से भी थोड़ी सी कमज़ोर आई है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो वहाँ पर अब एक नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मगर कल का सेशन यूएस के बाज़ारों के लिए कमज़ोर था। शुक्रवार का सेशन भी कमज़ोर था और कल का सेशन भी कमज़ोर रहा। और डाउ जोन्स अब जो है पिछले 2 सत्रों में शुक्रवार के और कल के सेशन को मिलाकर 750 पॉइंट गिर चुका है। अब हर बार आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम्स कम थे इसलिए मूव्स एग्जैजरेटेड है। अब मुनाफा वसूली कह लीजिए, टेक शेयरों में कमज़ोरी कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कल जो है अमरीकी बाज़ारों में गिरावट आई। वॉल्यूम्स तो कमज़ोर थे ही, मगर हर बार वो एक ही फैक्टर नहीं हो सकता जिसकी वजह से जो है बाज़ारों में गिरावट देखने मिली। एनवीडिया को छोड़कर सारे बिग टेक के शेयरों ने कल अंडर परफॉर्म करा, सारे लाल निशान में बंद हुए। तो उस वजह से भी बाज़ारों में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। और पिछले 8 सत्रों में तीसरी बार ऐसा हुआ कि S&P 500 और नैस्डैक 1% या उससे ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो दबाव हमें पिछले 8 से 10 सत्रों में देखने मिल ही रहा है। ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली हमें देखने मिल रही है यूएस के बाज़ारों में। अब इस साल की अगर हम बात करें तो ये साल जैसे बिग टेक के जो शेयर है उन्होंने ही बाज़ार को ऊपर बनाए रखा है। इस वजह से अगर आप वो ईयर टू डेट रिटर्न्स देखेंगे तो नैस्डैक में 30% की तेज़ी देखने मिली है और डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म करा है। सिर्फ 13% की तेज़ी हमें नैस्डैक में देखने मिली, डाउ जोन्स में देखने मिली है। तो बिग टेक की वजह से नैस्डैक और S&P 500 ने आउट परफॉर्म करा है और डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म किया। और 10 ईयर की जो यील्ड है वो जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे 4.6% के पार निकल गई थी, वो अब वापस आकर 4.53 या 52 के आसपास आ गई है। और डॉलर अभी भी 108 पर बना हुआ है। जो ब्लूमबर्ग का जो डॉलर स्पॉट इंडेक्स है वो 2015 के बाद उसका ये सबसे अच्छा साल होगा 2024 का। तो वहाँ नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कल हम बात कर रहे थे एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस की, तो वो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ब्लूमबर्ग ने 19 एनालिस्ट का एक सर्वे किया, उनमें से कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि S&P 500 2025 में इन स्तरों से नीचे बंद होगा, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स होंगे 2025 में। ये किसी का मानना नहीं है। और कुछ एनालिस्ट, फंडस्ट्रैट एक ब्रोकरेज है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कमज़ोरी हमें दिसंबर के कुछ आखिरी दिनों में देखने मिल रही है वो एक बेस बन रहा है कि जनवरी में हमें रैली देखने मिले जब बाजार का पार्टिसिपेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये फंडस्ट्रैट का कहना है। तो ये एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस है। मगर जेरेमी सीगल जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ के बिजनेस के प्रोफेसर भी है और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि पॉज बाजार ले सकता है 2025 में। और S&P 500 में करेक्शन आने की जो संभावना है वो अब बढ़ती जा रही है और जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है वो ज़्यादातर बाजार ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है। तो ये जेरेमी सीगल की चेतावनी उन्होंने दी है। मगर कल जो है एसेट क्लासेस दूसरे उन पर ज़्यादा नज़र थी। तेल की कीमतों में नज़र ज़्यादा थी क्योंकि $71 के पार फिर से WTI पहुंच गया है। 2 हफ्तों के सबसे ऊपरी स्तरों पर 100 DMA के ऊपर कारोबार कर रहा है WTI का जो फ्यूचर्स है। और एल्गो ट्रेडर्स जो है वो ब्रेंट में अब नेट लॉन्ग हो गए हैं, जबकि अक्टूबर के मध्य अक्टूबर से वो नेट शॉर्ट थे, अब वो नेट लॉन्ग हो गए हैं ब्रेंट में। और नेचुरल गैस में कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। नेचुरल गैस के फ्यूचर्स 20% ऊपर थे, जो कि जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 2012 में उसके बाद की सबसे बड़ी तेज़ी हमें वहाँ देखने मिली। तो नेचुरल गैस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी खबरें कुछ ऐसी निकल कर आई कि US ट्रेजरी ने कल ये बताया कि चाइनीज़ हैकर्स ने उनके वेबसाइट को हैक कर लिया था और ये जानकारी उन्हें 8 दिसंबर को ट्रेजरी को दी गई थी, मगर उसकी रिपोर्ट जो है वो कल
साझा की गई। अब अमेरिकी बाज़ार जो है वो 9 जनवरी को बंद रहेंगे, गुरुवार का दिन है वो, इसलिए क्योंकि जिमी कार्टर जो उनके पूर्व राष्ट्रपति थे उनका रविवार को निधन हो गया, तो उनके शोक के लिए जो है अमेरिकी बाज़ार जो है 9 जनवरी को बंद रहेंगे। और उस वजह से भी ये क्यू है वो बड़े डेटा पॉइंट्स तो अगले हफ्ते आने हैं, मगर इस वक्त जो है हैंड ओवर बेहद कमज़ोर है। यील्ड्स पर और डॉलर पर अभी भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, और नज़र इस पर नेचुरल गैस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। थैंक यू उर्मास, इन डिटेल में तमाम ग्लोबल क्यूज समझाने के लिए। तो डेफिनेटली नेचुरल गैस पर नजर रहेंगी, और जैसे उर्मास ने बताया हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में 20% तक की तेजी आते हुए देखी थी। दरअसल एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ईस्ट कोस्ट में स्पेशली यूजुअल से ज़्यादा ठंड रहने की एक्सपेक्टेशंस के बीच में ये प्राइस सर्ज हमने देखा है। आमतौर पे ये टाइम भी होता है नेचुरल गैस के चलने का, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तभी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमने देखा नेचुरल गैस में। ना ही सिर्फ, इनफैक्ट कल अगर आप M6 पर भी देखेंगे तो भी हमने सर्किट लगते हुए देखा था। तो डेफिनेटली कमोडिटी फोकस में रहेगी, और साथ ही साथ कच्चे तेल पर भी नजर रहेगी, जहां पर ब्रेंट $74 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो चलिए, इन तमाम संकेतों के बीच में आज शुरुआत कैसी हो सकती है, किस तरीके के क्यूज डेरिवेटिव फ्रंट पे मिल रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। सेंटिमेंट्स तो सबड्यूड है और चार्ट्स पर वो दिख भी रहे हैं। अगर हम डेटा को रीड करें तो अब सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी दीपाली, गुड मॉर्निंग। पहले देखिए, कल के सेशन को थोड़ा सा मैप करूंगा। कल हमारी अप्रोच क्या थी, फाइनली क्या हुआ। कल क्लियरली बोला था कि 680 726 पहला बेसमेंट एक बाय ट्रेड के लिए काम करेगा। निफ्टी आया फर्स्ट हाफ में, उस बेस को रिस्पेक्ट की, डे हाई पे गया, और दीपाली एग्जैक्टली 12 बजे जो स्टैट्स थे उसमें पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं था मिड डे के उस अपर स्विंग में। क्लियरली 12 बजे कहा पुट राइटर्स के कन्विक्शन नहीं है, ये मार्केट कोलैप्स होगा, और हुआ। 12 बजे एग्जैक्टली स्टैट्स में था ये। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 52,000 पे एग्जैक्टली वो हाई था, फॉलिंग 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पुट राइटर्स पे कोई कन्विक्शन नहीं था, सिर्फ ICICI बैंक और HDFC बैंक डिलीवर कर रहे थे। क्लियरली कहा ये कोलैप्स होगा, बुक कीजिए, डीलों पे क्लोज हुए। कल की हमारी समरी में क्लियरली मेंशन था दीपाली कि हमारे पास जो लास्ट एज है दैट्स 23680 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, इसके नीचे कोई सपोर्ट वैलिड नहीं है। दैट्स लास्ट एज ऑन डेली चार्ट्स, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 51,000 और 50,900 ये लास्ट एज है, इसके नीचे कंप्लीट कोलैप्स होगा। और आप देख भी रही हैं कल के आखिरी 1 घंटे में हुआ और अभी का गिफ्ट निफ्टी। दीपाली, क्लियर मैसेज है, भले ही थोड़े वॉल्यूम हो या जितने भी वॉल्यूम हो, FIS कंप्लीटली सेल मोड में है। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और अगर आप कल के उनके स्टैट्स को देखें, कोई आई थिंक रिलीफ नहीं है। 2,000 करोड़ रुपए की क्लोज टू आई थिंक 200 प्रिसाइसली इट्स 1893 करोड़ की सेलिंग। 2174 करोड़ रुपए का उन्होंने DIs ने माल खरीदा। FIs ने दीपाली अपना क्लियर मैसेज दिया है कि इंडेक्स पे अभी हम किसी भी प्रोस्पेक्टिव में लॉन्ग नहीं जा रहे हैं, और हम अपनी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करेंगे, और हायर लेवल्स मिलेंगे तो और बेचेंगे। 1427 करोड़ रुपए की सेलिंग, 16,745 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर जोड़े उन्होंने। और हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, जब भी आप FIs की तरफ से मंदी देखते हैं ना, उनका ट्रेड पैटर्न यही होता है, कैश सेल, इंडेक्स शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग करते हैं, वो अपने आप को हेज करने के लिए। तो ये जो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का आंकड़ा है, उसको देख के आपको खुश नहीं होना है। 1900 करोड़ रुपए का जो स्टॉक फ्यूचर्स का बाय है, दैट्स कंप्लीटली हेज। और FIs का नेट शॉर्ट जो आपकी स्क्रीन पे रखा है, वो कैपिटलाइज होके अब आ चुका है 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑलमोस्ट, अगर आप इसकी मैपिंग करेंगे, वो फिगर फिर लेके आइए प्लीज जरा। 21 नवंबर जिस दिन हमने वो करीब 23,275 का लो देखा था, FIs के नेट शॉर्ट्स कैपिटलाइज होके ऑलमोस्ट अब उस जोन में आ चुके हैं। सो एक क्लियर मैसेज है FIs का, इट्स अ सेल। अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं बिलो 23,680, होल्ड इट। स्टैट्स क्या कहते हैं दीपाली, कॉल राइटर्स जो है अब वो उतर के नीचे आ गए हैं। अब उनके पास क्या है, अब आपके पास ब्रीच्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 23,700, 800, 900 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। और जैसे ही आप स्क्रीन को थोड़ा बारीकी से देखिए, रीड कीजिए क्या लिखा है इसमें, मैसेज क्या है। जैसे ही 200 डेमा टूटा कल, 23,500 के पुट राइटर ने अपने आप को एक एग्जिट खोजना शुरू कर दिया अपने आप के लिए। आउटस्टैंडिंग वाई घट के अब करीब 70 से 46 हो गया, 19 लाख शेयर तुरंत घट गए। इट्स अ क्लियर मैसेज, आई एम नॉट कंफर्टेबल।
मेरा व्यू क्या रहेगा? लेके आइए RS1। कंप्लीटली RS1 क्या है? दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो पहले कॉल राइटर्स का जोन। आप सिंपल एक दिमाग लगाइए, हमने कल इवन 10 डेमा क्रॉस नहीं कर पाए हम, तो हमारा कोई भी पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है इस वक्त। जब तक ये ट्रेजेक्ट्री RS1 की परसिस्ट करती है, इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज। प्रिसाइसली 680 मान के चल लीजिए, 731। जब भी आप शॉर्ट ट्रेड अगर आप होल्ड कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो RS1 के नीचे ही करेंगे। अब बेस लेके आइएगा। बेस ये कहता है कि अब हमारे पास बचा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकली मैं 4-5 दिन पहले भी कहा था कि ये आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वीकली चार्ट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। 23,500, उसके बाद 429, और अगर स्क्रीन पर 429 भी टूट गया, जो कि वीकली चार्ट्स पे क्लियरली डिफाइंड है, देन दीपाली रिविजिट ऑफ 23275, दैट्स 21 नवंबर लो, उसका विजिट करना क्वाइट पॉसिबल। तो चार्ट्स पे ये दिखाई दे रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे एक तो कल कोलैप्स भी आया लेटर हाफ में, 52,000 पे हमने बुक भी किया। क्लियरली कहा था कि अगर बेस 1 टूटेगा तो परेशानी बढ़ेगी। अब RBI का जो कमेंट है, इस रिपोर्ट में जो कमेंट्स आए हैं वो गंभीर हैं, यकीन मानिए, और मेरे ख्याल से ये फर्दर डैमेज निफ्टी बैंक को करेंगे। पोजिशनिंग को देखिए जरा प्लीज। कॉल राइटर्स अब बहुत स्ट्रांगली आके 51,000 के रेंज में प्लेस्ड हो गए। उनका एक क्लियर मैसेज है, जनाब अब हमने एक बहुत स्ट्रांग ग्रिप ली है 51,000 पे, एंड देन फाइनली एट 51,500। लेके आइए जरा प्लीज आप लेवल्स। अगर आपके पास शॉर्ट है और फर्दर शॉर्ट भी करने की जो गुंजाइश है दीपाली, वो रहेगी RS1 के नीचे, एंड दैट्स आई थिंक 51,000 एंड 51,250। ये अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रेजेक्ट्री है ना, 252, 51,000, 51,252 के नीचे हमें शॉर्ट रहना है। ये अगर निकले तब हम ऊपर की बात करेंगे, बट इसके नीचे परसिस्ट करेगी वीकनेस। अब लेके आइए बेस। बेस में क्या हमें लिखना है, टारगेट करना है? बेस अगेन ठीक पैरेलली अलाइंड है निफ्टी की तरह। पहला लेवल है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि प्लेस्ड है 436 पे। अगर ये गया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो लेवल ड्यू है निफ्टी पर, वो है करीब 49,968 और 772। अब वो क्या है? वो पैरेलली अलाइंड 21 नवंबर का लो। दीपाली, दोनों इंडिसेस में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप उधर 23,700 या फिर इधर 51,200, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। FIs कंप्लीटली इन सेल मोड। दीपाली, तो FIs तो कंसिस्टेंटली सेलिंग साइड पर हैं ही। अभी वीरेंद्र आपको कैश मार्केट के आंकड़े बता रहे थे, फ्यूचर्स में भी FIs का रुख नेगेटिव ही रहा है। और अगर कैश मार्केट की पर्टिकुलर बात करें तो जैसे हमने शुरुआत में देखा, लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन उन्हें बिकवाली करते हुए हो चुके हैं, और 24,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली क्यूमुलेटिव बेसिस पे वो 10 सेशंस में कर चुके हैं। इंडेक्स के बेसिस पे जैसे वीरेंद्र ने क्लियरली बताया, 23,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे, 51,200 के ऊपर नहीं निकलेंगे, तब तक मार्केट में सेंटिमेंट्स कमजोर ही रहेंगे, और उसके नीचे ये सेल ऑन राइज मार्केट ही है। लेवल्स के हिसाब से आप नोट भी कर सकते हैं जो वीरेंद्र ने आपको बताया है। निफ्टी पर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 23,731, 23,804 का है। वहीं अगर हम बेस देखेंगे तो ये 23,429, 23,477 के आसपास दिखाई दे रहा है निफ्टी में, जो कि 50 वेमा के आसपास है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ भी जैसे मेंशन किया गया 51,252 से लेकर 51,417 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ। नीचे बेस जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 50,558 से लेकर 50,436 पर है, जो कि 200 डेमा है, जो कि फिलहाल बैंक निफ्टी पर इंटैक्ट है। लेकिन देखना होगा, जैसे वीरेंद्र ने मेंशन किया कि जो RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट आई है, उसने कंसर्न्स जाहिर किए हैं एसेट क्वालिटी को लेकर, और अगले साल जो एसेट क्वालिटी वो थोड़ी सी डिट्रॉइट हो सकती है, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है पूरे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए। इस पर भी करेंगे आगे चर्चा। थैंक यू वीरेंद्र ये डेटा शेयर करने के लिए। लेकिन अब फटाफट से कंचन के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं कौन से वो शेयर्स हैं जो कि खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं। बताइए कंचन, आपकी लिस्ट। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईटीसी को रखना होगा आपको अपने रडार में, बिकॉज यहाँ पे आईटीसी होटल्स की हमें लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी आने वाले कुछ दिनों में। बेसिकली जो एनसीएलटी है उनके फाइनल अप्रूवल के 60 दिन के अंदर आईटीसी होटल्स बाजार में हमें लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। इनका फाइनल अप्रूवल जो मिला था वो मिला था 16 दिसंबर 2024 को, यानी कि वहां से हम लगभग 60 दिनों का टाइम लगाए तो हमें 14 फरवरी तक आईटीसी होटल बाजार के अंदर लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आईटीसी और आईटीसी होटल के बीच एक ट्रेडमार्क
फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा जिसके तहत आईटीसी होटल्स को जो उनकी पेरेंट कंपनी है आईटीसी वो 1500 करोड़ रुपए देगी। वहीं मैज़गान डॉक को रखिए अपने रडार पे बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने 1190 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के कंस्ट्रक्शन के लिए। वहीं फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ 877 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो इंटीग्रेशन के लिए। अब जो ये एआईपी प्लग है उससे सबमरीन्स की जो अंडर वाटर एंड्योरेंस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ल्यूपिन को रखिएगा अपनी नजरों के सामने बिकॉज कंपनी ने एली लिली से ह्यूमोसिलिन एक्वायर कर लिया है। ये जो दवाई है बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसके इलाज में काम आती है। अगर हम ल्यूपिन के नतीजे भी देखें Q2 के तो वहां पे इनका जो डायबिटीज का बिजनेस है वो हमें Y-on-Y बेसिस पे 19% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स और Hyundai रहना चाहिए आज फोकस में बिकॉज टीवीएस मोटर्स इंडिया ने इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर मार्केट में एंट्री की प्लानिंग कर ली है जिसके लिए वो टीवीएस मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है इस टाइम पे, जहां पे Hyundai डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग संभालेगी तो एट द सेम टाइम जो टीवीएस मोटर्स है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग संभालती हुई दिखाई देगी। अडानी ग्रीन एनर्जी बिकॉज यहाँ पे जो इनके सीईओ है अडानी ग्रीन एनर्जी के अमित सिंह वो कंपनी से इस्तीफा देने वाले हैं और वो अडानी ग्रुप में कोई भी रोल नहीं संभालेंगे। उनकी जगह आशीष खन्ना 1 अप्रैल 2025 से अडानी ग्रीन के सीईओ के तौर पे काम करेंगे और इस टाइम करंटली पोजीशन देखी जाए आशीष खन्ना की तो वो अडानी इंटरनेशनल एनर्जी बिजनेस के सीईओ है। साथ ही साथ जुबिलेंट इंग्रीविया बिकॉज उनकी सब्सिडरी कंपनी है जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने हीरो फिनकॉर्प और सुनील कांत मुंजाल से फोरम 1 एविएशन में करीबन 6.67 स्टेक खरीदे हैं और डील के बाद फोरम 1 एविएशन में स्टेक बढ़ के इनका हो जाएगा करीबन 15.5 से 16% का। अगर परचेज प्राइस की बात करी जाए तो वो निकल के आया है 10.5 रुपए का। वहीं आर्कियन केमिकल बिकॉज जो इनके सीएफओ है आर रघुनाथन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज बिकॉज चेन्नई में करीबन 3.9 एकड़ जमीन बेच दी है कंपनी ने। साथ में एसपीएल शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड को करीबन 93 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू पे डाइवेस्ट किया है और जो फाइनल प्रोसीडिंग है वो हमें 31 जनवरी 2025 तक एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ सेंचुरी एन का बिकॉज यहाँ पे जो इनके सीईओ है केजी लटसारिया उनका इस्तीफा आ गया है। शुक्रिया कंचन आपका ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। तो ये वो शेयर्स जहां पर आज खबरें हैं और इन खबरों का लाइकली इंपैक्ट आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे इवेंट्स टू वॉच आज के लिए और साथ ही साथ कमोडिटीज में कहां पर ट्रेडिंग के मौके हैं इस पर भी करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और आज क्या है खास फटाफट से आपको बताते हैं। तो सबसे खास बात तो यह है कि साल 2024 का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। किस तरीके के वॉल्यूम्स रहेंगे वो देखना होगा। तमाम ग्लोबल मार्केट्स तो बंद हैं या फिर जल्दी क्लोज हो रहे हैं। इंडियन मार्केट्स पूरे सेशन के लिए खुले रहेंगे लेकिन किस तरह का कारोबार होगा उस पर नजरें बनी रहेंगी। सेंटिमेंट्स हालांकि आज की ओपनिंग से पहले कमजोर ही है और जो क्यूज हैं वो भी नेगेटिव ही हैं। इसके अलावा यूएस में रेड बुक और हाउस प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ जाएंगे, उन पर भी नजरें बनी रहेंगी। चाइना के पीएमआई नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इस हफ्ते इनफैक्ट यूएस के भी पीएमआई नंबर्स आने हैं, उन पर भी नजर रहेंगी लेकिन ये आज के लिए आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के जो डिटेल्स सामने आए हैं उसका भी एक इम्पैक्ट आज पूरी ही बैंकिंग स्पेस पर देखने को मिलेगा। वो साथ ही यूनिमैक एरोस्पेस की लिस्टिंग आज होगी। 785 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस इस कंपनी का रहा है तो इस लिस्टिंग पर भी होगा फोकस। लेकिन अगर हम आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो देखना होगा किस तरीके का रिएक्शन आता है। हालांकि जो कहा गया है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में वो ये कि अगले साल के लिए जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिट्रॉइट हो सकती है। बैंक को और एनबीएफसीज की जो एसेट क्वालिटी है उसको लेकर थोड़े से कंसर्न्स जाहिर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निजी बैंकों में बढ़ते रिटेल राइट ऑफ्स पर भी उन्होंने एक चेतावनी दी है। तो इन शॉर्ट एक इंडिकेशन दिया है कि जो सेक्टर वाइड इंप्रूवमेंट्स तो देखने को मिल रहे हैं लेकिन 3 ऐसे बैंक हैं जो कि टोटल बैंकिंग सिस्टम में 15% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो की रिस्क मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो ये कंसर्न्स उन्होंने जाहिर किए हैं और ये कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर भी हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटीज की तरफ रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पर आज देखने को मिल सकती हैं। रवि द्योरा हमारे साथ बने हुए हैं ट्रेड्स बताने के लिए कोवर्जी ग्रुप से। रवि गुड मॉर्निंग। पहले तो नेचुरल गैस पर बताइए, ईस्ट कोस्ट में यूजुअल से ज्यादा ठंड की एंटिसिपेशन में जो तेजी बनी है, जो फ्यूचर्स हमने 20% ऊपर जाते हुए देखे, तमाम फंडामेंटल्स तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी अभी बाकी है। कैसे देख रहे हैं आप नेचुरल गैस के इस प्राइस मूवमेंट को और ट्रेड अगर लेना हो तो क्या सजेशन रहेगा?
गुड मॉर्निंग। जैसे लास्ट वीक भी मैंने इंडिकेट किया था कि ये जो मंडे अच्छे गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशन दिख रही थी, तो पर्टिकुलर इस हिसाब से वेदर रिपोर्ट काफी अच्छा सपोर्टिव रहा। मुझे लग रहा है कि तेजी आगे और बढ़ सकती है। इमीडिएट आज थोड़ी वोल्टालिटी होगी। ये वोल्टालिटी में अगर 320, 322 के करीब मिल जाए तो आई थिंक नेचुरल गैस में अभी भी बाय कर सकते हैं। काफी अच्छा साइजेबल ब्रेकआउट है, 311 का ब्रेकआउट है। आई थिंक इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 342 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं और लग रहा है कि ये जो रैली है एक्सटेंड हो सकती है। पर्टिकुलर जो वेदर रिपोर्ट है साथ में अभी इन्वेंट्री का जो फॉलिंग ट्रेंड है वो दोनों उसको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस में तो तेजी का व्यू है ही, लेकिन जैसे रवि ने क्लियरली कहा कि इन लेवल्स पे नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी वोलेटिलिटी में डिप मिलता है 320 के आसपास, तब एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अच्छा, इक्विटी मार्केट्स को तो आउट परफॉर्म किया है साल 2024 में बुलियंस ने स्पेशली, क्योंकि सोना 33% ऊपर रहा है और चांदी में 29% के रिटर्न्स दिखाई दिए हैं। संक्षेप में रवि, 2025 के लिए क्या आउटलुक गोल्ड सिल्वर दोनों पर, और अगर कोई ट्रेड लेना हो तो गोल्ड पर क्या सलाह रहेगी आज के लिए? आज के लिए बाइंग का ही ट्रेड लेना है। पर्टिकुलर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 76,000 पे बाई करें, 76,680 के टारगेट रहेंगे और 75,740 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएटली 20 को जब यूएस में नए प्रेसिडेंट आएंगे तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी वोलेटिलिटी प्रिवेल करेगी, बट उसके बाद चाइना का लूनर की डिमांड एंड जो भी मार्केट में अनसर्टनिटी से वो प्राइस इन हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट 15-20 दिन आपको ये कैलेंडर ईयर में वोलेटिलिटी मिलेगी, बट ऑनवर्ड जनवरी ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। और ये साल भी मुझे लग रहा है कि कैलेंडर ईयर 2025 वो भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इक्विटीज से बेटर रिटर्न वहां पे मिल सकते हैं। ओके, इक्विटी से बेटर रहेंगे गोल्ड सिल्वर साल 2025 में, रवि मानते हैं। और आज के लिए आपको ट्रेड तेजी की तरफ ही गोल्ड पर रेकमेंड किया गया है 73,680 के लाइकली टारगेट्स के लिए। चलिए, थैंक यू रवि ये स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। और इसी के साथ मॉर्निंग कॉल में तो इतना है। ब्रेकफास्ट पर आप देखिए सीधा सौदा वीरेंद्र और यतिन के साथ। नमस्कार।